हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। आप बोल सकते हो बर्नौलीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आप देखो तो प्रेशर और एनर्जी का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो हमको बर्नौलीज इक्वेशन से मिलेगा। अब एक चीज सिंपल समझो, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अभी आप देखो तो यहाँ पर कोई भी एयर सर्कुलेशन है नहीं, बट अगर मैं यहाँ पर से इसको फूंक मारूंगा तो ये पेज जो होगा वो किधर जाएगा। देखो, अब देखो मैंने यहाँ से इस तरफ हवा फेंकी है तो ये पेज इधर आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो वही चीज हमको बर्नौलीज इक्वेशन में समझनी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कहीं पर आप ट्रेन के नजदीक जब खड़े होते हैं तो क्या होता है कि अगर ट्रेन जोर से स्पीड में पास हो गई तो वहां पर आप ट्रेन को खींचे जाते हैं। तो वो भी क्यों होता है, वो भी आपको बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर से पता चलेगा। तो यहाँ पर ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको हम ऑब्टेन करेंगे, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये नीचे देखो तो कोई सरफेस ए लेते हैं और ऊपर कोई सरफेस बी लेते हैं, ठीक है। अब इनका यहाँ पर हम ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये h1 हाइट पर है, ये h2 हाइट पर है। अब यहाँ का सरफेस एरिया हम लेंगे a1, यहाँ का सरफेस एरिया ले रहे हैं a2। अब मान लो कि यहाँ से कुछ फ्लूइड एंटर हो रहा है, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहां पर कुछ फ्लूइड एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर से जो एंटर होगा और उसको इधर जाना है, तो यहाँ पर उसके पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी हम ले रहे हैं v1। अब वही फ्लूइड इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसके पास वेलोसिटी जो रहेगी तो वो वेलोसिटी को हम ले रहे हैं v2। अब यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि v1 ग्रेटर देन v2 या v2 ग्रेटर देन v1। तो यहाँ पर आप देखो तो v1 ग्रेटर देन v2 होगा, ठीक है। क्यों होगा, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में, तो वहां पर देखा था एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया कम। तो यहाँ पर देखो एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। तो ये चीज हो गई। अब v1 ग्रेटर देन v2 आएगा। दूसरी चीज ये है कि हमको यहाँ से फ्लूइड को एंटर कर रहे हैं तो उसको आगे पे खींचना है, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी ये देखो तो हाइट डिफरेंस जो है वो भी ऑब्टेन हो पाएगा, तभी जाके वो कुछ ऊपर हाइट तक जा पाएगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा ही रहेगी। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखो तो हाइट में तो डिफरेंस आया है। अब देखो तो ये क्या है, तो v1 वेलोसिटी है, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर आप देखो तो ये जो फ्लूइड होगा उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वेलोसिटी आ रही है, और दूसरा कि हाइट में डिफरेंस आ रहा है। तो क्या होगा कि उसके पास कुछ अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। और अब देखो तो क्या होगा, यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो उस वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा। वो प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा, तो हम यहाँ का प्रेशर P1 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ का प्रेशर P2। तो उस वजह से क्या होगा कि जब लिक्विड या फ्लूइड यहाँ से ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो क्या होगा कि उसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लगेगा। अब वो नेट फोर्स क्यों लगेगा, तो देखो कि यहाँ से वो ऊपर जा रहा है तो उस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी हो रहा है, और दूसरा कि यहाँ पर जो प्रेशर है उसकी जगह पर यहाँ पर प्रेशर सेम नहीं है, तो उस वजह से कुछ फोर्स लगने वाला है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो भी फ्लूइड एंटर हो रहा है वो डेल्टा टी टाइम की हम बात करें तो डेल्टा टी
पर हम देखेंगे तो क्या होगा कि हमको जो फ्लूइड नीचे से ऊपर जा रहा है तो होगा क्या कि यहाँ पर हम फ्लूइड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या होगा कि फ्लूइड अपने आप आगे जा रहा होगा तो यहाँ पर जो सिस्टम होगी वो फ्लूइड के ऊपर वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास वर्क आएगा, तो वर्क कितना होता है वो समझना है। तो सबसे पहले हम वर्क की फॉर्मूला देखो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर इनटू एरिया हो गया। और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो तो हम ये नीचे वाले सरफेस की बात करें तो वहां पर होने वाला वर्क W1 ले रहे हैं, तो W1 के लिए क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 A1 V1 डेल्टा E, और W2 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा P2 A2 V2 डेल्टा E। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो फ्लूइड है यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, जबकि यहाँ पर सिस्टम उसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो नेट वर्क यहाँ पर आप देखो तो वो हो जाएगा W1 माइनस W2, तो वो हमको यहाँ से किस तरीके से मिलेगा, तो P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T, इस तरीके से मिलेगा। अब देखो तो यहां से आप देखो तो जितना जितना क्वांटिटी का फ्लूइड आगे जाएगा डेल्टा टी टाइम में, उतना ही फ्लूइड तो यहां से क्या आगे जाएगा, समझ रहे, यहां से जितना एंटर होगा उतना ही यहां से पास होगा। तो होगा क्या कि जितना एंटर हो रहा है, ठीक है, जितना एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा होगा, तभी तो ये सिस्टम वर्क कर रहा होगा। अगर यहाँ पर कुछ रह जाता है तो थोड़ी वो वर्क कर रहा होगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पर आप देखो तो एरिया और लेंथ हमारे पास नहीं है, पर लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि V1 वॉल्यूम के लिए वो क्या हो जाएगा, तो A1 V1 डेल्टा T, और से V2 क्या हो जाएगा, A2 V2 डेल्टा T, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो W1 माइनस W2 इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बोला क्या होता है, तो जितना वॉल्यूम यहाँ से एंटर होगा उतना यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा, तभी तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रह पाएगा। अगर कुछ इसमें बच जाएगा या जितना एंटर होगा उससे ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रोसेस काम नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो वॉल्यूम है V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि W1 माइनस W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 इंटू V, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जितना एंटर हुआ उतना ही यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि दोनों जगह से सेम हो जाएगा। तो उसको हमने भी लिख दिया, P1 माइनस P2 हो गया। तो ये चीज क्या हो गई कि यहाँ से होने वाला वर्क डन हो गया। अब देखो तो दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर उसके पास कुछ देखो वर्क हो गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो यहाँ पर उसके पास कुछ वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है। तो क्या होगा कि वेलोसिटी में डिफरेंस है, तो यहाँ से हमको मिलेगा डेल्टा T, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर।
इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो तो हम यहाँ पर लिक्विड को अगर इनकम्प्रेसिबल लेते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि हम m इक्वल टू रो इंटू v लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा k इक्वल टू 1/2 रो v, ये क्या है, तो मास की जगह पर हम लिख सकते हैं और हमको क्या मिलेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। अब दूसरी बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पर हाइट h1 है, यहाँ पर हाइट h2 है, तो हाइट का डिफरेंस आता है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा u इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो u2 माइनस u1, मतलब सेकंड पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगेन क्या करेंगे कि लिक्विड को हमने इनकम्प्रेसिबल लिया है, दैट मींस m इक्वल टू g रो v, तो यहाँ से हम लिखेंगे रो v gh2 माइनस रो v gh1, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो रो v g कॉमन निकलेगा, h2 माइनस h1 रहेगा, इस तरीके से। तो अब हमको जो ऑप्शन करना था वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो वर्क डन जो होता है वो ऐसा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों चीज को कंपेयर कर लेंगे, जो वर्क है उसको हम एनर्जी के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, जो वर्क होता है वो टोटल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, हम टोटल एनर्जी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी उसको हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो W1, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W तो वो हो जाएगा इक्वेशन 1 P1 माइनस P2 और V इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो वो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रो V V2 माइनस V1 का स्क्वायर, तो 1/2 रो V V2 माइनस V1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा रो V G H2 माइनस H1। अब देखो तो सब जगह से हम क्या कर सकते हैं, V को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू ब्रैकेट को ओवर कर दो 1/2 रो V2 माइनस 1/2 रो V1 प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। अब अगर हम ये जो टर्म्स है उनको अगर रीअरेंज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस वाले टर्म को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, तो हम इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस 1/2 रो V1 प्लस रो G H1 इक्वल टू, ये माइनस वाले को ऑपोजिट साइड ले जाओ, तो P2 प्लस 1/2 रो V2 माइनस रो G H2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सिंपली कि P प्लस 1/2 रो V1 प्लस रो G H इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या बता रहा है, तो यहाँ पर हमको ये पहला टर्म प्रेशर है, दूसरा टर्म काइनेटिक एनर्जी है और तीसरा टर्म पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। बट ये जो टर्म है वो क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पर आप देखो तो रो लिखा है, तो रो क्या है, मास अपन वॉल्यूम, तो यहाँ पर 1/2 मास आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 नहीं है, हमको कॉमन लिख रहे हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पर इसको हम अगर वापस लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाला जो टर्म है तो हम क्या लिख सकते हैं, P
प्लस, अच्छा पी को भी हम वापस ही लिख देंगे, ठीक है। पी को क्या लिख सकते हैं, तो पी मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स अपन एरिया, ठीक है। तो यहां पर नहीं लिख रहे, इधर लिख रहे फोर्स अपन एरिया होता है P इक्वल टू, अब दोनों को अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा वर्क, वर्क की जगह पर आप लिखेंगे एनर्जी, और नीचे क्या हो जाएगा एरिया टू डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहां से हम प्रेशर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एरिया सॉरी एनर्जी अपन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, तो रो की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 m v स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा रो है तो मास अपन वॉल्यूम, तो मास ऊपर आ गया नीचे वॉल्यूम, और ये रो जी एच है तो उसमें क्या लिखेंगे mgh अपन v। तो ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है ये एक्चुअली आप देखो तो क्या है, यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी है, ठीक है। ये देखो तो यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी, ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं मतलब। तो यहाँ पर देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो कहना का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है। तो वही चीज यहाँ पर हमको मिल गई है कि ये जो इक्वेशन आया वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इनका जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट रहता है, तो इसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। और इसी की वजह से आप देखो तो क्या होगा कि अगर ये पहला टर्म प्रेशर, अगर एक साइड का प्रेशर कम हो जाएगा तो दूसरी साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। उसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आप देखो तो अगर ये सेम है मतलब सीधा है तो क्या होगा कि इधर और इधर दोनों साइड का प्रेशर सेम है। अब देखो तो क्या होगा कि अगर प्रेशर सेम है, अब वेलोसिटी की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर जो फ्लूइड है, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसकी अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ने से इधर का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ये देखो ना ऊपर और डाउन जो है वो कांस्टेंट है। अगर प्रेशर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे रखा, अब मैंने यहाँ से इसको जोर से फूंक मारा तो क्या हुआ, इधर का प्रेशर कम हो गया क्योंकि इधर का जो फ्लूइड था उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो उस वजह से क्या होगा कि इधर प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा, तो ये पेज को इस तरफ पुश कर देगा। तो यही है इसका एप्लीकेशन, ठीक है।